इंसानी तारीख में ऐसी कई बिल्डिंग्स रही हैं जिन्होंने उनसे पहले वालों को पीछे छोड़ दिया और हमेशा के लिए नए स्टैंडर्ड कायम कर दिए। लेकिन इनमें बहुत से ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी थे जो बाद में फ्लॉप साबित हुए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 मेगा प्रोजेक्ट्स पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक महंगे थे बल्कि इंतहाई गैर जरूरी भी थे। हम आपको ऐसे एयरपोर्ट्स दिखाएंगे जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए, वो रोलर कोस्टर्स जिनकी लागत लाखों में थी और वो एक तबाही में बदल गए, मुकम्मल तौर पर नए बनाए गए शहर जहां शायद कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ये वीडियो एक्साइटेड होने वाला है, इसलिए गुड टू नो से जुड़े रहे और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको दुनिया में कौन सी बिल्डिंग अट्रैक्ट करती है। नंबर 8 के लिए हम आपको दुनिया की एक ऐसी बिल्डिंग दिखाते हैं जिसके साथ एक मुतनाज़ा मुल्क कभी दुनिया को टॉप करना चाहता था, यानी नॉर्थ कोरिया। अगरचे नॉर्थ कोरिया ने हालिया बरसों में अपने आप को शान और शौकत से नहीं ढांपा। नॉर्थ कोरिया का सफर करना तकरीबन नामुमकिन है, खास तौर पर टूरिस्ट के लिए। स्टेट ने दरअसल 1987 में अपने दरवाजे खोलने की कोशिश की और खुद को मगरिब के सामने तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर पेश करना चाहा। इस मकसद को हासिल करने के लिए मौजूदा हुक्मरान किम जोंग एन के दादा किम इल संग की गवर्नमेंट ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का प्लान बनाया जिसकी इस वक्त कोई मिसाल नहीं थी। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े होटलों में से एक बनाना चाहता था। रेबिग्योंग होटल नामी ये होटल 330 मीटर ऊंचा होना था। इसके 105 फ्लोर्स और 3000 कमरे प्लान किए गए थे। इसे पिरामिड की शक्ल में डिजाइन किया गया था ताकि कई किलोमीटर दूर से देखा जा सके। 1987 से बहुत से आर्किटेक्ट्स ने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, जब तक कि 5 साल बाद तबाही नहीं हुई। 1992 में कंस्ट्रक्शन रोक दी गई और यूं नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्यांगयांग के दरमियान में एक मुकम्मल तौर पर खाली स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी जिसका सिर्फ कंक्रीट शेल मुकम्मल किया गया था। कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने में 16 साल लग गए लेकिन फिर भी ना हो सकी। मजीद पाबंदियों और पॉलिटिकल आइसोलेशन की वजह से नॉर्थ कोरिया बाकी दुनिया से अलग होता चला गया और कभी भी टूरिज्म का मरकज ना बन सका जिसका उस वक्त ख्वाब देखा गया था। होटल अब तक मुकम्मल फंक्शनल हो गया होता, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि आया उसे इस्तेमाल किया गया कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बहुत से शहरी होटल में रात गुजारना अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 7 पे हम यूरोप में स्पेन के सबसे महंगे और अब तक के सबसे बेमानी मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक की तरफ आते हैं। चूंकि स्पेन दुनिया में हॉलीडे की सबसे मशहूर मकामात में से एक है और यहाँ हर साल लाखों विजिटर्स इस मुल्क में आते हैं। खास तौर पर कैपिटल मैड्रिड के एयरपोर्ट को एक मसले का सामना है, यह हर वक्त बहुत ज्यादा लोगों से भरा हुआ होता है। इस वजह से चंद साल पहले अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स ने मैड्रिड एयरपोर्ट का रश कम करने का हल तलाश किया। इसलिए वो सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो स्पेन के दरमियान में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक का एक सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहते थे। ताहम ये प्लानिंग काम नहीं कर सकी। नए सिउडेड रील सेंट्रल एयरपोर्ट जिसकी लागत $1.3 बिलियन से ज्यादा आई थी। ये एयरपोर्ट मैड्रिड में नहीं बल्कि 200 किलोमीटर दूर स्पेन के वेस्ट में बंजर जमीन के दरमियान में बनाया गया था। जब 2012 में ये प्रोजेक्ट की ओपनिंग से कुछ वक्त पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो बहुत से लोगों के लिए ये बात वाज़ेह हो गई कि यहाँ न सिर्फ बहुत बड़ी रकम दफन हो चुकी है, बल्कि अब से यहाँ एक मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी एयरपोर्ट भी होगा। अगरचे ये प्लानिंग के मुताबिक 2012 में खोला गया था, लेकिन हर बड़ी एयरलाइन ने अपने रूट्स में नए एयरपोर्ट को शामिल करने से इनकार कर दिया। चूंकि सिउडेड रील सेंट्रल एयरपोर्ट मैड्रिड से बहुत दूर है, इसलिए किसी ने भी वहां से उड़ान भरने के लिए लंबा सफर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से तमाम टूरिस्ट मैड्रिड के रास्ते से ही सफर करते हैं और वो एयरपोर्ट अभी भी मुकम्मल तौर पर कंजेस्टेड है। पुराना एयरपोर्ट अब भी नए से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जो आज तक शायद ही कभी इस्तेमाल हुआ हो। नंबर 6 पर हम जर्मनी के दरमियान में एक मेगा प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसने 2013 में ठीक 4 दिन तक पूरी दुनिया में सनसनी फैलाई रखी और उसके बाद से इसे बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट की एक कामयाब मिसाल के तौर पर देखा जाता है। 2009 में नॉरबरिंग में उस वक्त दुनिया की तेज तरीन रोलर कोस्टर की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी जिसे रिंग रेसर कहा गया और वो 200 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी।
इसके ऑपरेटर्स ने नए विजिटर्स को आईफल की तरफ से अट्रैक्ट करने की कोशिश की और इस तरह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। अगले 4 सालों में रिंग रेसर की ओपनिंग को पेचीदा डिजाइन की खामियों और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बार बार डिले करना पड़ा। जब रोलर कोस्टर बिलाखिर 2013 में खोलने के काबिल हुआ तो ये बहुत से लोगों के लिए हंसी का बाइस था। वादे के मुताबिक 200 किलोमीटर फी घंटा के बजाय ये सिर्फ 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली और इस वक्त ऑपरेटर के बैंकरप्ट होने की वजह से इसे ओपनिंग के सिर्फ 4 दिन बाद दोबारा बंद करना पड़ा। तब से रिंग रेसर गैर इस्तेमाल शुदा खड़ा है और ये इस बात की अलामत बन गया है कि बड़े प्रोजेक्ट किस तरह नाकाम हो सकते हैं। नंबर 5 पे हम एक ऐसी बिल्डिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कभी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी उसकी लागत 70 मिलियन यूरो है। हम लंदन गार्डन ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। 2012 में कई आर्किटेक्ट्स ने लंदन शहर के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर पेश किया जो आर्किटेक्चर की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। वो तहमिस पर 300 मीटर से ज्यादा लंबा ब्रिज बनाना चाहते थे जो न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था बल्कि इस पर दरख्त और फूल भी लगाए जाने थे। इस पायदार ब्रिज के साथ लंदन न सिर्फ अपने आप को ग्रीन इमेज देना चाहता था बल्कि सबसे बढ़कर एक साल में 3 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2015 में यह पता चला कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट असल में प्लानिंग से दुगना होगी। इसके अलावा बहुत से लंदन वालों ने ऐसे ब्रिज पर बहुत से सवालात उठा दिए क्योंकि ये ऐसे इलाके में बनाया जा रहा था जहां 4 ब्रिज पहले से ही मौजूद है। पब्लिक डिस्कशन के बाद लंदन गार्डन ब्रिज न बनाने का फैसला किया गया, लेकिन इस वक्त तक प्लानिंग पर 70 मिलियन यूरो से ज्यादा खर्च किए जा चुके थे बगैर ब्रिज का 1 मीटर बनाए। इन्वेस्टर्स ने लगाई गई रकम को दोबारा कभी नहीं देखा। नंबर 4 पे हम एक अमेरिकन स्टेट हवाई जाते हैं जो अपने दिलकश लैंड एस्केप के लिए मशहूर है। जो बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम वो ये है कि हवाई में एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसे बहुत से लोग न सिर्फ इंतहाई गैर जरूरी बल्कि सबसे बढ़कर सियासी तौर पर एक बुरा ख्याल समझते हैं। इंटरस्टेट H3 सीधा हवाई से गुजरता है, एक 26 किलोमीटर लंबी हाईवे जो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा वायलेंट व्यूज में से एक पेश करती है। ताहम बहुत से लोगों के लिए पहाड़ों से गुजरने वाला व्यू और रास्ता इस मोटरवे की वाहिद पॉजिटिव चीज है। प्लानिंग में पहले ये रास्ता हवाई के एक लोकल कबीले के इलाके के दरमियान से गुजरता था। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने कंस्ट्रक्शन से पहले मुख्तलिफ माहौलियाती कवानीन की बेशुमार खिलाफ वर्जियां देखीं। यही वजह है कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन के दौरान मोहतात होना पड़ा। तमाम लाज की तामील करने और किसी लोकल कबाइल को परेशान न करने के लिए बहुत से बड़े कर्ज को शामिल करना पड़ा। 1997 में जब आखिरकार यह पब्लिक के लिए खोली गई तो लोग हैरान रह गए। बहुत से लोगों के लिए यह न सिर्फ एक स्कैंडल था कि इंटरस्टेट H3 37 साल के डेले से बनी, बल्कि यह भी कि इसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बेकार था। यह हाईवे हवाई को किसी बड़े शहर को नहीं जोड़ती और उसकी कॉस्ट प्लानिंग से 5 टाइम्स ज्यादा आई। इस हाईवे को कभी कभार सिर्फ चंद कारें इस्तेमाल करती हैं। इस बात को देखते हुए कि इसकी लागत 1.3 बिलियन यूरो है और यह किसी भी एक जगह को दूसरी से नहीं जोड़ती, यह कहना महफूज है कि यह प्लान बिल्कुल जरूरी नहीं था। नंबर 3 पे हम एक इंतहाई कम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ आते हैं जिसने कई दहाइयों से इंसानियत को बहुत बड़े चैलेंजेस से दो चार किया हुआ है। यानी यह सवाल कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली की पैदावार के दौरान पैदा होने वाले वेस्ट को लोगों और माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर महफूज तरीके से कैसे स्टोर किया जाए। अगरचे दुनिया का ज्यादातर न्यूक्लियर वेस्ट अक्सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के करीब जमीन के ऊपर स्टोर किया जाता है, लेकिन तकरीबन तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट को अंडरग्राउंड स्टोर करना कहीं ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से कुछ अमरीकी अथॉरिटीज ने 1987 में फैसला किया कि वो अपने न्यूक्लियर वेस्ट का ज्यादातर हिस्सा यूका पहाड़ों में अंडरग्राउंड स्टोर करेंगे। ताहम इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पहले ही कुछ मसाइल का बाइस बनी। अमरीका में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नेवाडा में वाक़ई नहीं, वो स्टेट जहां तमाम वेस्ट फेंका जाना था। चूंकि नेवाडा के लोग नहीं चाहते थे कि उनकी स्टेट न्यूक्लियर वेस्ट का ढेर बन जाए, इसलिए लोगों ने बहुत से प्रोटेस्ट और कानूनी चाराजोई की।
अगरचे स्टोरेज यूनिट की कंस्ट्रक्शन की कुछ अरसे बाद मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इसने मजीद प्रोटेस्ट को हवा दी। 2010 में इस प्रोजेक्ट को आखिरकार बाराक ओबामा ने रोक दिया, लेकिन इस वक्त तक प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में $17 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, जो बिलाखिर जाए गई। इससे पहले कि हम नंबर 1 पर आएं, एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जिसे गैर जरूरी के लिहाज से मुश्किल से आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारे पास नंबर 2 पर एक और प्रोजेक्ट है जो जर्मनी के लिए काफी जरूरी महसूस होता है। हम BER एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये एक मौजिज़ा था जब बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट 2020 के एंड में 9 साल के डेले के बाद खुला। 14 साल से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन, दर्जनों खराबियों और सबसे बढ़कर 7 बिलियन यूरो से ज्यादा की लागत से ये नया एयरपोर्ट बनाया गया था। पहले ही लोग इससे उम्मीद छोड़ चुके थे इतने डेले की वजह से। ये अब कामयाबी के साथ काम कर रहा है और फ्यूचर में शायद ये यूरोप के अहम तरीन सेंटर्स में से एक बन जाए। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये अब भी एक ऐसे प्रोजेक्ट की नाकिस मैनेजमेंट की अलामत है जिसके आज तक बहुत से नाकदीन हैं। नंबर 1 पर अब हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं जिसने न सिर्फ नाकाबिले तसव्वुर प्रोपोर्शन को फर्ज किया, बल्कि ये फैसला भी गलत निकला। हम निपेडो शहर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसके साथ मलेशिया फ्यूचर में एक बड़ा कदम उठाना चाहता था। 2002 में इस वक्त की म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में एक नए शहर की तामीर शुरू की। इस शहर का नाम निपेडो रखा गया था और इसे चंद साल बाद म्यांमार के नए कैपिटल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाना था। आज तक कैपिटल की इस तब्दीली की वजह बहुत से लोगों के लिए वाज़ेह नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी वजह मिलिट्री हो सकती है। निपेडो में वो सब कुछ बनाया गया जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों से जाना जाता है। दुनिया भर के अमीर टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए 10 लेन वाली जाइगेंटिक हाईवेज, बड़े गोल्फ कोर्सेज और 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स। लिहाजा निपेडो में वो सब चीजें मौजूद हैं जो एक शहर को दिलचस्प बनाती हैं, सिवाय एक चीज के जो कि रिहायशी लोग हैं। म्यांमार का नया कैपिटल कई मिलियन लोगों के लिए जगह फराहम करता है, लेकिन आसपास के इलाके में सिर्फ चंद लाख लोग ही रहते हैं। इसके अलावा ज्यादातर रिहायशी खुद शहर में नहीं रहते बल्कि सबब्स में रहते हैं, क्योंकि वो नेपिडाओ में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा कैपिटल की प्लानिंग करते वक्त अच्छा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इकोनॉमिक ऑप्शन जैसी अहम चीजों को तकरीबन मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया गया था। ज्यादातर लोग पिछले कैपिटल यंगोन में ही रहते हैं, जिस वजह से निपेडो एक किस्म का भूत शहर बन गया है जहां आप लोगों को बड़ी बड़ी सड़कों पर शाज़ और नादिर ही देखते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो इन 8 गैर जरूरी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो वाकई किसी भी तौर जरूरी नहीं थे। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट खास तौर पर बेकार पाया और क्या आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे गुड टू नो की अगली वीडियो में।